सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे भावी शिक्षकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत वहीं से जहां से गए थे आपको छोड़कर। हाँ जी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हम लोग पढ़े थे स्वर संधि के अपवाद पढ़ रहे थे, अपवाद सूत्र पढ़ रहे थे। कुछ सूत्रों को हमने जान लिया था, अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम और ऋतेचा तृतीया समासे, है ना जी, स्वादि रे ऋणोह इत्यादि सूत्रों को हमने जान लिया था, समझ लिया था, पहचान लिया था। आगे चलते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक और अच्छा सा प्यारा सा वार्तिक आता है जो अपवाद सूत्र होता है, कहते हैं कौन सा? कहते हैं शकंध्वा। क्या क्या क्या? शकंध्वा दिशु, शकंध्वा दिशु पररूपम वाच्यम। क्या? पररूपम वाच्यम। अस्तु, शकंध्वा दिशु पररूपम वाच्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? शकंध्वा दिशु पररूपम वाच्यम। लिख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। बढ़िया सा ये वार्तिक है आपका, कात्यायन ने दिया है। कात्यायन तभी लिखते थे जब उनको देखते थे उन्होंने पढ़ा लिखा जाना समझा सूत्रों को, जहां पे उनको लगा कि कुछ नियम जो है व्यतिरेक हो रहा है, कुछ नियम काम नहीं कर रहे हैं या कुछ छूटा जा रहा है, उसी को पूर्ण करने के लिए इन्होंने वार्तिक लिखे। ये भी एक वार्तिक है। नाम है क्या? पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। क्या क्या क्या? शकंध्वा दिशु पररूपम वाच्यम। और एक बार बोलो, शकंध्वा दिशु पररूपम वाच्यम। अब इसका अर्थ समझ लो। एक है क्या? शकंध्वादि। यहां तक जो आप गिनते हो, पढ़ते हो, 2-3 शब्द हैं। क्या है? शकंध्वादि, शकंध्वादिशु। आगे क्या है? पररूपम। आगे वाच्यम मतलब कहना चाहिए, बोलना चाहिए। समझ में आया? शकंध्वा दिशु से तात्पर्य है शकंधु आदि गण। क्या है? शकंधु, शकंधु आदि गण। ठीक है, गण का मतलब क्या होता है? समूह होता है। ठीक है जी। शकंध्वा दिशु से मतलब है शकंधु आदि गण। पररूपम मतलब पररूप संधि आपने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? पररूप। क्या हो जाएगा भैया वहां पे? पररूपम बोले तो पररूप संधि हो जाएगी। ठीक है। वाच्यम मतलब पररूप संधि कहना चाहिए। पररूप कहना, वाच्यम मतलब कहना चाहिए। वाच्यम मतलब आप कीजिए, क्या कहें, क्या होता है जी? कहना चाहिए। अस्तु, कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? पररूप कहना चाहिए। शकंधु आदि गण पररूपम वाच्यम, पररूप कहना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है? शकंधु आदि गण। ध्यान दे, गण का मतलब होता है समूह। आप जानते हैं, जैसे आप सामान्य से जीवन में देखते हैं, कहते हैं ना विद्यार्थी गण आ जाए, तो मतलब विद्यार्थियों का समूह आ जाए, छात्र गण आ जाए, ये गण शब्द लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है समूह। ऐसे यहां क्या लिखा है? सकंध्वादि गण, मतलब सकंधु आदि गण। ध्यान दे, जैसे ही एक जो शब्दकोश होता है, संस्कृत का एक अपना शब्दकोश है, और वो शब्दकोश इस नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी गण है, कोई समूह है, उसमें शब्दों को समूहों में बांटा गया है। तो जैसे एक समूह है, उसका जो पहला शब्द होता होगा, उसी के नाम पे उस गण का नाम रख देते हैं। समझ में आया? जैसे यहां क्या लिखा है? सकंध्वादि गण। अब ये जो गण है, ये जो समूह होगा, उसका जो पहला शब्द है कौन सा है? शकंधु शब्द है। अब इसमें बहुत सारे और शब्द आते होंगे, लेकिन उस समूह का पहला शब्द है शकंधु, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? उस गण का नाम शकंध्वादि गण नाम पड़ गया। तो करें शकंधु आदि गण का कोई भी शब्द होगा तो वहां पे पररूपम वाच्यम, वहां पर पररूप कहना चाहिए। मतलब क्या होगा? वहां पे पररूप संधि होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? जितने भी शब्द कहां के होंगे, सकंध्वादिगण समूह के या सकंध्वादिगण के होंगे, उसमें हमेशा कौन सी संधि होगी? पररूपम वाच्यम, पररूप संधि कहना चाहिए, या यूं कह लो पररूप संधि होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस, इसमें कुछ शब्द हैं
अब वो कुछ शब्द हैं उनका चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे पहला ही शब्द क्या लिखा है, शकंदु लिखा है। क्या लिखा है, शकंदु लिखा है। इसी को जान लेते हैं, यही पहला ही वर्ण का शब्द का एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे शक धन अंधु। इसको क्या बोलते हैं, शक धन अंधु। अगर आपके सामने ऐसे लिखा होगा शक धन अंधु और आपसे कहा जाएगा बताओ कौन सी संधि है, तो आप पहली नजर में देखोगे भाई साहब, तो पहली नजर में आपको नजर आएगा, मैंने आपको क्योंकि बताया है कि संधियां जो होती हैं पूर्ववर्ण जानो, परवर्ण जानो और संधि वर्ण जानो, जोड़ दो मिला दो संधि हो जाती है। ऐसे ही यहां पर आप देखिए शक धन अंधु लिखा है, पूछ लिया शक धन अंधु में संधि कौन सी है, अपना दिमाग लगाओगे यही कि यहां पे क्या होगा, क में क्या है, ह्रस्व आ है, यहां पर भी क्या है, ह्रस्व आ है। और आपने पहले ही संधि पढ़ी है, अकह सवर्णे दीर्घा पढ़ा है कि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार आएगा तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। समझ में आया, इधर भी आ आया है, इधर भी आ आया है, दोनों सवर्णी है, तो नियमतः वैसे नियमतः देखोगे तो आ के बाद आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा। और अगर आ के बाद आया, अगर आपने दीर्घ कर दिया तो शब्द क्या बनेगा, शकांधु। क्या बनेगा जी, शकांधु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शकांधु शब्द बन जाएगा। किंतु संस्कृत व्याकरण शास्त्र में या क्यों संस्कृत साहित्य में कहीं पर भी ऐसा शब्द, कोई सार्थक शब्द नहीं है, शकांधु कोई सार्थक शब्द नहीं पाया जाता है। अतः यहां पर हम जब दीर्घ संधि करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। समझ में आया, आई बात गई समझ में। तो इसीलिए यहां पे विशेष रूप से उसको लिख के वार्तिक लिख गया कि कहां पर आप भले कहां पर दीर्घ होते हुए भी दीर्घ नहीं मानोगे, तो इस वार्तिक के माध्यम से लिख दिया गया कहां पर, सकंध्वादि गण में कौन सी संधि हमेशा पररूप संधि हो जाएगी। समझ में आया, और कैसे होगी ये भी देख लो। तो कहते हैं शकंध्वादि गण का जो पूर्व वर्ण होगा या यूं के जो पूर्व पद होगा उसका अपर रूप संधि में होता क्या है भाई साहब, पहले जान लो। पर रूप का क्या होता है, पर रूप में यही तो होता है, जो पूर्व वाला वर्ण होता है वो पर वाले वर्ण की तरह हो जाता है, वही होता है पर रूप। पिछली संधि, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बताया है पर रूप संधि को। तो पर रूप का मतलब होता है पूर्व वाले वर्ण का पर वाले वर्ण की तरह हो जाना ही पर रूप कहलाता है। अब यहां पर कह रहे पर रूप संधि हो जाएगी, तो जो टी संज्ञक वर्ण है, ध्यान दीजिए, जो पूर्व पद का, जैसे शक शब्द है, अब शक शब्द में टी संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो कहोगे आ है। क्या है, आ है। उस टी संज्ञक वर्ण का क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे शक बचा ऐसे, अस्तु। अब ये क्या है, टी संज्ञक वर्ण, शक में क्या है, टी संज्ञक वर्ण आ है। कहते हैं शकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, कहता है जो पूर्व पद का पूर्व वर्ण होगा उसका क्या हो जाता है, उस पूर्व पद के टी संज्ञक वर्ण का पररूप हो जाता है। पररूप मतलब इस आ का पररूप हो जाएगा, और जब इस आ का पररूप हो जाएगा तो ये आ जाके इस वाले आ की का रूप धारण कर लेगा। ये इस वाले आ का इस आ में मिल जाना ही क्या कहलाता है, पररूप कहलाता है। जब ये आ वहां चला गया, यहां से क्या बचा, केवल शक बचा। इधर जब ये आ इसी आ में समाहित हो गया तो ये इस आ के जैसे हो गया। यहां क्या बचा, शकंधु, शकधन अंधु, ऐसे बचा। अब क्या करते हैं, जब इतना कुछ मिल जाए आपस में जोड़ दो मिला दो। अब जरा इनको मिलाओ, ये आ आएगा क के पास तो पूरा का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धु जोड़ दो, क्या बन गया, शकंधु। क्या हो जाएगा भैया, शकंधु। अस्तु, क्या बन जाएगा, शकंधु। गलती से भी शक धन अंधु मिले तो वहां आपको दीर्घ संधि नहीं करनी है,
क्यों नहीं करनी है? इसलिए नहीं करनी है भाई साहब, क्योंकि अगर शकंधु करोगे तो वहां पर शकांधु करोगे तो कोई शब्द नहीं होता है। और आपका शकंधवाद इस पररूपम वाच्यम कहता है कि इस सूत्र से, इस वार्तिक से हमेशा शकंधवादि गण के जो शब्द हैं अगर उनके बाद कोई भी शब्द आ रहा है उसमें जो संधि करोगे वहां पे हमेशा पररूप संधि करोगे। अब पूछे कोई शकंधु पद में कौन सी संधि है तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बताओ बताओ बताओ, तब बताओगे यहां पर पररूप संधि है। कौन सी है भैया? पररूप संधि है। और कभी पूछे कि ये किस संधि का अपवाद है ये, तो कहोगे ये दीर्घ संधि का अपवाद है। किस संधि का भैया? ये दीर्घ संधि का अपवाद है। किस संधि का अपवाद है? दीर्घ संधि का अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखने में दीर्घ संधि हो रही थी, दीर्घ संधि ना करके यहां पर पररूप संधि कर दी गई, इसीलिए पररूप संधि है। और अपवाद किसका? तो दीर्घ संधि का। आई बात गई समझ में? ऐसे ही एक शब्द और है, कर्क धन अंधु। क्या? ध्यान दे, क्या है? कर्क धन अंधु। कर्क धन अंधु। अब इसमें क्या होता है भैया? इसमें भी जो टी पूर्व पद का जो टी संज्ञक वर्ण होगा, पहले इसमें देखो टी संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो इसमें भी कहोगे टी संज्ञक वर्ण आ है। क्या है? आ है। उसी टी संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है? पररूप हो जाता है। इस वाले आ का इस वाले आ में जाके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा कर्क। क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा कर्क अस्तु। नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि ये आ तो चला गया उधर, अब यहाँ पे अंधु बचा। और जब आ उधर गया पररूप हुआ तो पर वाले वर्ण की तरह हो जाना ही पररूप कहलाता है। अब आपस में जोड़ दो, मिला दो, अब ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा भैया क्या? कर कंधु। क्या बन जाएगा? कर कंधु अस्तु। समझ में आया? करकंधु। करकंधु में कौन सी संधि है तो कहोगे पररूप संधि है। किस संधि का अपवाद सूत्र, किस संधि का अपवाद है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको? बोलो बोलो बोलो। कहोगे ये दीर्घ संधि का अपवाद है। एक और उदाहरण लिखो, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, मनीषा। मनीषा जानते हैं? अब उसका मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? कहते हैं मनस, मनस धन ईशा। क्या? मनस धन ईशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन ईशा नहीं, मनस धन ईशा होता है। अब यहां पर पूर्व पद में जब कहीं पर भी ऐसा हो जैसे मनस शब्द है, कुछ नहीं करना है, पूर्व पद में आपको क्या ढूंढ लेना है? टी संज्ञक वर्ण ढूंढना है। क्या ढूंढना है भैया? टी संज्ञक वर्ण। अब आप बताओ, मनस शब्द में आपको मैंने टी संज्ञा पढ़ाई है, टी संज्ञक वर्ण कौन सा है पूर्व पद में? तो आप कहोगे टी संज्ञक वर्ण यहाँ पे क्या है? अस है। क्या है? अस है। बोलो बोलो बोलो, क्या है भैया? कहोगे टी संज्ञक वर्ण आपका अस है। ठीक, ना से आ गया, ये सा हलंत है। ठीक, और इधर क्या है? ईशा है। ठीक, अब इधर और किसका पररूप होता है तो कहते हैं जो प्रथम पद का जो टी संज्ञक वर्ण होता है उसी का पररूप होता है। आपने यहां ढूंढा है टी संज्ञक वर्ण कौन सा? आपने यहां टी संज्ञक वर्ण ढूंढा है अस, तो इस संपूर्ण टी संज्ञक वर्ण का क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। पररूप से तात्पर्य पर वाले वर्ण की तरह हो जाएगा। अस जाके ई में मिल जाएगा तो ई का रूप धारण कर लेगा। यहां फिर शेष क्या बचेगा? मन बचेगा। मन तो वैसे भी शेष रहता है भाई साहब, है। इधर आया ई का रूप तो ये ई में समाहित तो हो गया, मन धन ईसा बचा। अब अंतिम में क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? ई आएगा, नाम में क्या बन जाएगा? मनी, मनीषा अस्तु। याद रखना, मत भूलना किसको? मनीषा को। अब बोले तो मनीषा शब्द को मत भूलना। मनीषा में संधि कौन सी है तो आप हमेशा बताना। ये बीच में दीर्घ ई की मात्रा देकर गलती से भी कभी यहाँ पे दीर्घ संधि मत बताना। कौन सी संधि है तो कहोगे दुई के दुइनों में भैया पररूप संधि है। कौन सी संधि है? पररूप संधि है। किससे है तो सकंधादिश पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक से है। समझ में आया? एक और शब्द है, सारे इसमें के सारे उदाहरण में लिखवा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे
एक शब्द आता है पतत धन अंजलि। क्या? बोलो 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 बोलो। पतत धन अंजलि। अस्तु। पतत धन अंजलि। अब पतत धन अंजलि कुछ नहीं करना, पूर्व पद में टी संज्ञक वर्ण ढूंढो तो आप कहोगे यहां पे अत है। क्या है? यहां पे टी संज्ञक वर्ण निकालो बाहर तो कहोगे अत है। इधर अंजलि है। अस्तु क्या है? अंजलि है। कुछ नहीं करना है। कहते हैं पररूप हो जाता है किसका, तो कहते हैं पूर्व पद का जो टी संज्ञक वर्ण होता है। टी संज्ञक वर्ण अत है, इसका क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। तो यहां शेष क्या बचेगा? यहां बचेगा शेष पत। इधर अत गया आ में तो आ का रूप धारण कर लिया, क्या बन गया? अंजलि बन गया। अस्तु ठीक है जी, अंजलि बच्चा। अब आपस मिला दो, क्या बन जाएगा? ये पा है, आ आएगा ता में ता पूरा हो जाएगा, पतंजलि। कितना बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। पतंजलि में कौन सी संधि है पूछेगा। हाँ, पतंजलि में तो क्या कहोगे? पररूप संधि है। कौन सी संधि है? पररूप संधि है। अस्तु पतंजलि में कौन सी संधि है? कहोगे पररूप संधि है। समझ में आया? आई बात? गई समझ में? एक और है, थोड़ा सा लिख लो, जान लो, पहचान लो, समझ लो। मारतंड एक शब्द होता है, मारतंड, है ना जी। एक होता है मारतंड शब्द, मारतंड, मारतंड। लिख लो लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मारतंड तो कहते हैं मार्त धन अंड। क्या क्या क्या? मार्त धन अंड। अब इधर कुछ नहीं करना है, पूर्व पद में आपको क्या ढूंढना है? पूर्व पद में आपको ढूंढ लेना है क्या क्या क्या? टी संज्ञक वर्ण ढूंढना है। क्या ढूंढना है? टी संज्ञक वर्ण ढूंढना है। तो क्या है इस समय? यहां पे आ है। क्या है? इधर क्या बचा? मार्त बचा, मार्त। ठीक है जी। आ बाहर निकल गया, टी संज्ञक वर्ण आ बच गया, इधर अंजलि बच गई, है ना जी। माफ कीजिए, अंडा बच गया। क्या? अंडा, क्योंकि मार्तंडा बनाना है हमको। इधर अंडा बचा। ठीक है। अब इधर आ देखा, इधर आ देखा, गलती से भी दीर्घ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपस में सवर्ण है और सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो मार्तंड शब्द होता है वो किस गण का है? वो सकंधवादि गण का शब्द है। और सकंधवादि गण में जितने शब्द आते हैं उन सब में कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। कुछ नहीं करना है, टी संज्ञक वर्ण आ है, इसका पररूप कर दिया। यहां बच गया केवल मार्त। क्या बन गया? यहां केवल बच गया मार्त। अस्तु इधर क्या बच गया? अंडह। अस्तु कुछ ना करो, आपस में जोड़ दो, मिला दो। आ आएगा ताके पास, मारतंडह। अस्तु क्या हो गया? मारतंडह। ध्यान दीजिए, 5 वर्ण है। मारतंडह, पतंजलि, मनीषा, करकंधु, शकंधु। ये जितने के जितने शब्द हैं सब में पररूप संधि होती है। और किस वार्तिक से होती है? तो वार्तिक का नाम है आपका क्या क्या क्या? शकंधादिषु पररूपम वाच्यम। आई बात? गई समझ में? चलते हैं आगे, देखते हैं एक सूत्र और बढ़िया सा, सुंदर सा, अच्छा सा, है ना जी। लिख लो, छाप लो। प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम मृणे। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लंबा लगेगा देखने में, लेकिन जितना लंबा उतना उसका छोटा काम है। ठीक है जी। प्रवत्सर, लिख लो लिख लो लिख लो, छापो, फिर बताते हैं, डरना नहीं है। प्रवत्सर कंबल वसनार्ण, वसनार्ण दशाना मृणे। प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे। अस्तु छाप लो, उतार लो, एक को शब्द वर्ण छोड़ना मत। ठीक है, ये सूत्र है, बहुत कठिन नहीं, बड़ा आसान है। केवल लिख लें बस, आसान हो जाएगा ऑटोमेटिक, है। ये भी क्या है? एक वार्तिक है। क्या भैया? ये भी एक वार्तिक। कात्यायन लिख के चले गए भाई साहब, कोई भी समस्या नास्ती। प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। एक बार बोल लो, प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। ठीक है जी। कुछ नहीं है इसमें, कुछ शब्द दिए हैं वही मैं बता दे रहा हूं, उतना समझ लो। क्या है? ध्यान दीजिए, एक शब्द यहां पे प्र, एक है वत्सर, एक है कंबल, एक है वसन, ठीक है, एक है दस।
ठीक है। और एक यही बीच में क्या है, ऋण, ठीक है। प्रव, प्रा, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और 10, इन शब्दों के बाद अगर क्या है, मृणे, यहां पे क्या है, ऋणे, ऋण शब्द आए तो इन शब्दों के बाद क्या है, कोई ऋण शब्द आए, किसके किसके बाद ध्यान दे। एक शब्द है प्रा या वत्सर, ठीक है, फिर कंबल, ठीक है, फिर वसन, फिर ऋण, ठीक है, फिर दश। इतने शब्दों के बाद क्या आए, अगर फिर क्या आए, ऋण शब्द आए, क्या आए भैया, ऋण शब्द आए, तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है, तब दोनों के स्थान में भैया वृद्धि संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि संधि। क्या हो जाता है भैया, वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है वहां पर, वृद्धि संधि हो जाती है, वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश हो जाता है। समझ में आया। कितने के बाद, प्र, वत्सर, कंबल, प्र, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण, 10, इतने शब्दों के बाद क्या है, ऋण शब्द आ जाए, ऐसी कंडीशन कहीं प्राप्त हो तो वहां पे संधि कौन सी करनी है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, वहां बताओगे आपको वृद्धि संधि होगी। ठीक है जी, चलो देखते हैं, समझते हैं कैसे। पहला ही, जैसे प्र शब्द है, क्या है, प्र शब्द है, इसके बाद ऋणम शब्द है, क्या है, क्या है, इसके साथ क्या आना, बाद में क्या चाहिए, ऋण शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऋण शब्द आना चाहिए, तो मैंने लिख लिया क्या, ऋणम, ठीक। अप्रा में क्या है, यहाँ पे आ है, इधर री है, ठीक। आ के बाद री आता है तो अर आदेश होता है, ऐसा आपका गुण संधि कहता है, दोनों के स्थान पर अर आदेश होता है, किंतु हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आर आदेश कर देंगे। क्या करेंगे, वृद्धि, क्यों क्या करें, वृद्धि संधि हो जाएगी तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश करेंगे, कौन सा, आर। अब ये क्या हो जाएगा, इधर प्र बचा, ठीक है, इधर री, इधर ऋणम बचा, क्या बच्चा, ऋणम, जोड़ दो मिला दो, क्या बन जाएगा, प्रारणम, क्या बन जाएगा, प्रारणम। अस्तु, प्रारणम में संधि कौन सी है बता देना, आर आर की ध्वनि आ रही है, जैसे सुखारता, दुखारता, कष्टार्ता, प्रार्थति, उपार्छति, वैसे ही प्रारणम, दो सब में आर आर की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। समझ में आया, आई बात गई समझ में। और एक आध जो पूरे नहीं लिखवाऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो उपयोगी है वही लिखवाऊंगा भाई साहब, है। जैसे 10 शब्द है, क्या है, क्या है, इधर देख लेते हैं नए पेज में, 10, क्या, 10 धन ऋणम, क्या है, 10 धन ऋणम, 10 धन ऋणम, कुछ नहीं करना है। ईशा में क्या है, आ है, इधर री है, अर होना चाहिए दोनों के स्थान पर, अर ना करके हम क्या करते हैं, आर आदेश करते हैं, क्योंकि हम वृद्धि संधि मानते हैं। इधर 10 बचा है आपका, अच्छा इधर ऋणम बचा है, कुछ ना करो, आपस में जोड़ दो मिला दो, आ आएगा शा के पास, क्या बन जाएगा, दशा, रा है ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, दसारणम, क्या बन जाएगा, ये दसारणम बन जाएगा। दसारणम में संधि कौन सी, तो आपको बेझिझक बता देना है, वृद्धि संधि है। किस वार्तिक से है, तो प्रवत्सर कंबल वसनान दसानाम ऋणे वार्तिक से है। आई बात समझ में। एक और लिख लो, जैसे ऋण वाला लिख लो, जरूरी हो सकता है, ऋण धन ऋणम, क्या लिख सकते हैं, ऋण धन ऋणम, क्या लिख सकते हैं जी, ऋण धन ऋणम, ठीक, ऋण धन ऋणम, हाँ। अब ऋण धन ऋणम है, इसको क्या लिख सकते हो, इधर री है, इधर री है, इधर आ है, फिर वही सेम चीज, इधर री है, हर जगह अर बन रहा है, लेकिन उसको हमको क्या बनाना है, उसको अर को वृद्धि बनाना है, तो आर हो जाएगा। अब इधर ऋण शब्द बचा है ना जी, ऋण बचा, इधर ऋणम बचा, जोड़ दो मिला दो, क्या बन जाएगा, ऋणारणम, क्या बन जाएगा, ऋणारणम। अस्तु, पर्याप्तम वर्तते, इतना उदाहरण, ठीक है, ऋणारणम बन गया। ऋणारणम में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे इसमें आपकी संधि कौन सी कहोगे, वृद्धि संधि है, प्रवत्सर कम्बल वसनान सानाम ऋणे से। आई बात गई समझ में, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आगे चलें, चलते हैं। एक और आपका अपवाद सूत्र है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर करते हैं स्वाहा, है। प्रादुहो ढौढे सैशेषु, कौन सा है, प्रादुहो, बोलो बोलो बोलो,
प्रादुहो ढौढे सशेषु। लिखो लिखो लिखो, क्या है? प्रादुहो ढौढे सशेषु। ठीक है जी, प्रादुहो ढौढे सशेषु। प्रादुहो ढौढे सशेषु कौन सा है? पढ़ लो एक बार, बता लो। प्रादुहो ढौढे सशेषु क्या लिखा है जी? प्रादुहो ढौढे सशेषु। और एक दो बार बोल लो, बोल लो भैया, कठिन सा लग रहा होगा लेकिन बोल लो, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? प्रादुहो ढौढे सशेषु। ठीक है जी, ये औ की मात्रा नहीं है, किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। अस्तु, प्रादुहो ढोढे शैशेषु कहते हैं किसके बाद? प्रा के बाद, प्रा उपसर्ग के बाद। क्या है? कहते हैं प्रा उपसर्ग के बाद दा में कौन सी मात्रा दीर्घ हो? तो कहते हैं प्रा के बाद ऊहा। क्या हो? ऊहा। ठीक है, ऊहा, ऊढ़ा, ऊढ़ी है ना जी, ऊढ़ा, ऊहा, ऊढ़ा, ऊढ़ी है। प्रादुहो ढौढे। अस्तु, आगे क्या है? और एषः एष्यः। क्या? एषः सै शाम का है ऐ, ऐष्यः। अस्तु, और ऐष्यः आदि पद आए, आदि शब्द आए। समझ में आया? किसके बाद? प्रा के बाद ऊहा शब्द आए या देखो यहाँ बाकायदे लिख देते हैं किसके बाद क्या आए। प्रा के बाद चाहे ऊहा आए चाहे ऊढ़ा आए, है? समझ में आया? प्रा के बाद चाहे ऊढ़ा आए चाहे ऊढ़ी ही आए, चाहे ऐशा है चाहे ऐश्या आए चाहे ऊहा आए, किसके बाद? केवल और केवल प्रा के बाद। कहने का मतलब जो प्रारंभिक वर्ण हो, जो प्रारंभ का वर्ण हो, वो कौन सा हो? प्रा उपसर्ग होना चाहिए। कौन सा? सॉरी, प्रा उपसर्ग के बाद इतना कुछ होना चाहिए। तो क्या बनेगा? देखते हैं क्या बनेगा आगे। पहले एक उठाओ, जैसे प्राधन ऊहा है, क्या है? प्रा के बाद ऊहा लिखा, प्रा में क्या है? आ है, इधर ऊ है, अब आ और ऊ मिलता है तो क्या बनाता है? ओ बनाता है। किंतु यहां पर हम जब ऐसा हो तो वहां पे क्या होगी भैया? वहां पे हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि को बताएगा। ठीक है, जैसे प्रा है, आ के बाद ऊ आया तो वैसे होना चाहिए ओ, लेकिन ये कह रहा है कि इतने ऐसे ऐसे आने पर वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि में क्या होता है? ओ की जगह औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ। इधर प्रा है, इधर औ है, इधर हा शेष बचा, क्या बन जाएगा? प्रोहा। क्या बन जाएगा जी? प्रोहा। समझ में आया? क्या बन जाएगा? प्रवाह में संधि कौन सी है? तो कहोगे, हमेशा बताओगे इसमें आपकी है कौन सी? कहोगे भैया इसमें है वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बताओ ना, हो आगे चले। ठीक है जी, आगे देखते हैं। प्राधन ऊढ़ा, जैसे अगर हम और लिखें, जैसे क्या होता है? प्राधन ऊढ़ा। क्या होता है? प्राधन ऊढ़ा। कुछ नहीं करना है। अब एक दो बताऊंगा उदाहरण, पर्याप्तम वर्तते, वैसे आने वाला ये वाला नहीं, लेकिन फिर भी आपके कोर्स में इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पे आ है, इधर दीर्घ ऊ है, इधर रहा है, कुछ नहीं करना। आ और ओ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इधर क्या है? प्रा है भाई साहब, क्या है? प्रा। ठीक है, हलंत के साथ है, इधर रह बचा है शेष, कुछ नहीं, ओ आएगा प्रा के पास, ओ, क्योंकि ओ हो जाएगा, ओ होता है। किंतु हम जब ऐसी कंडीशन बनती है, कपड़ा के बाद ऊड़ा ऊड़ी विशेष शब्द आते हैं, तब भले वहां गुण हो रहा हो, वहां हम क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं भाई साहब। क्या बन जाएगा? प्रो बन जाएगा। इधर ढ़ है, क्या बन जाएगा? ढ़ बन जाएगा, प्रौढ़ा बन गया। समझ में आ गया? हाँ, और इधर जैसे प्र के बाद वो तो प्रौढ़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे प्रौढ़ी, क्या हो जाएगा? प्रौढ़ी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक, समझ में आया? प्रैशाह बन गया। जैसे और क्या हो जाएगा? जब ऐसा शब्द आएगा प्रैशाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रैशाह बन जाएगा। ऐश्या होगा तो प्रैश्याह बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
प्रैश्यः बन जाएगा। तो इन सब शब्दों में संधि कौन सी है जब कभी पूछ ले, हमेशा आपको बताना है कौन सी संधि है, तो आपको हमेशा बताना है यहाँ पे वृद्धि संधि है। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं तो फिर आगे चलें, यहाँ तक समाप्त। कोई दिक्कत? प्रादुहो ढोढे शैशेषु अस्तु। और क्या था आपका? प्रौढ़ प्रौढ़ इत्यादि में कौन सा संधि होती है? वृद्धि। दशार्णम ऋणार्णम, हाँ जी, सूत्र प्रवस्तर कंबल वसनान दशानाम ऋणे वार्तिक है। उपसर्ग के बाद वत्सर कंबल वसन ऋण 10, इतने शब्दों के बाद अगर क्या आ जाए, क्या कहते थे, ऋण शब्द आ जाता था, तो वहां पे संधि हमेशा आर आदेश होता था। क्या? आर आदेश होता था हमेशा। और जहां आर आदेश होता है वृद्धि संधि होती है, तो हमेशा प्राणम ऋणार्णम इत्यादि में वृद्धि संधि है। पतद्धन अंजलि मार्तंडा है ना जी, और मार्तंडा पतंजलि है। आगे क्या है? करकंदु शकंदु मनीषा, इन सब में कौन सी संधि होती है भैया? कहते हैं पररूप संधि होती है। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, सीधे पररूपम वाच्यम कहा गया, पररूप संधि होती है। आई बात समझ में? पीछे हम लोगों ने स्वादि रेरिणोह पढ़ा था। स्व शब्द के बाद जब कभी ईर ईरिन आदि शब्द आते हैं तो वहां पे वृद्धि वर्ण कौन सा आदेश हो जाता था? अय आदेश हो जाता था, और वहां पे आपका वृद्धि संधि हो जाती थी। समझ में आया? ऐसे ही उपसर्गादृति धातु, एक नजर में देख ले फटाफट। उपसर्गादृति धातु ये भी गुण संधि का अपवाद सूत्र है। उपसर्गाद री धातु है, तो कहते हैं अवर्णांत। इसका मतलब क्या था? अवर्णांत उपसर्ग के बाद क्या आता था? री से प्रारंभ होने वाली धातु आती थी वहां पे, जैसे स्वैर, इधर उदाहरण था, तब वहां पे क्या होता था? हमेशा गुण संधि हो, गुण की जगह वृद्धि हो जाती थी। ठीक है। रेतेचा तृतीया समास से लिखा है, कुछ नहीं था, ये भी गुण संधि का अपवाद सूत्र है। इसका मतलब होता है कोई आवर्ण के बाद रित शब्द आया हो। दूसरी कंडीशन क्या थी? दोनों पदों में तृतीया तत्पुरुष समास भी हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आवर्ण के बाद रित शब्द आए किंतु तृतीया तत्पुरुष समास ना हो। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। आवर्ण के बाद रित शब्द आना भी चाहिए और तृतीया तत्पुरुष समास भी होना चाहिए, तभी वहां पे वृद्धि होगी। इससे सुख धन रिता इंपॉर्टेंट है। सुखार्ता क्या बनता था? सुखार्ता बनता था। सुखार्ता में सुखे नृता तृतीया तत्पुरुष समास भी था। इधर आ भी आया था, इधर रित शब्द आया था, अतः यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो जाती थी। समझ में आया? ये था अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक इसका मतलब है अक्ष आदि शब्द के बाद क्या आए? ऊहिनी शब्द आए। पर्टिकुलर एक के उदाहरण होता है, क्योंकि शब्दों में यही दिया है, वार्तिक में सूत्र में यही दिया है। अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आए तो कभी अक्षोहिणी मत बनाना, कभी अक्षोहिणी मत बना, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। क्या बनेगा? अक्षौहिणी। क्या बनेगा? याद रखना। भले अंतिम में नी है, ना कोणा हो जाता है। पूर्व पदार्थ संज्ञा यहाँ मगह एक सूत्र होता है, उसी से क्या होता है? ना कोणा हो जाता है, तो अक्षौहिणी बन जाता है। ये सारे रहे आपके, एक प्रकार से मैंने जो पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, सारे के सारे मैंने सारे अपवाद सूत्रों की एक बार पुनः रिवाइज करते, एक बार जरूर देख लीजिएगा। उनके खासकर उनके उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे वहां पतंजलि, मार्तंडा, मनीषा इत्यादि सब इंपॉर्टेंट हैं, अक्षौहिणी इत्यादि, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, चलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा।